तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। जो कुछ उदयपुर में हुआ उसके बाद जांच जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो एक सेंट्रल एजेंसी है, खासतौर पर टेररिज्म से जुड़े मामलों को देखती है, वो इस जांच को लीड कर रही है। साथ ही राजस्थान पुलिस की SIT जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो भी इस मामले की जाँच कर रही है। दोनों अभी उदयपुर में हैं। जो आरोपी हैं मोहम्मद इलियास और गौस। अब ये भी है कि शायद NIA उन्हें अपनी हिरासत में ले और दिल्ली ले आए, या तो आज शाम या कल। जो भी आगे अपडेट होगी उसका ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन एक सवाल था इस इंसिडेंट के बाद कि क्या वाकई ये इंसिडेंट अचानक हुआ? क्या वाकई ये एक जो संदेश था जिसको सोशल मीडिया पे डाला गया उसका ये बदला था, या इसके पीछे की साजिश कुछ और थी? साजिश कहीं और गहरी थी। और क्या इस देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार एक्टिव हैं और इस देश के हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनके बीच नफरत की खाई को और चौड़ी करना चाहते हैं? तो क्या ये सारी चीज़ें हैं? वो सारे इन्वेस्टिगेशन, जो सारी चीज़ें अब छन कर बाहर आई हैं, आज कहानी की शक्ल में आपके सामने रखूँगा। लेकिन कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि कुकू FM पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं। तो आप अपनी मनपसंद की कहानियां कुकू FM पर सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो आप अपनी मनपसंद की तमाम कहानियां अलग अलग फील्ड की कुकू FM पर भी सुने और अपनी पसंद की कहानियां सुने। जो कुछ उदयपुर में हुआ, अब तक की मैंने कल आपको कहानी भी सुनाई थी। तो आगे बढ़ूंगा तो मैं हल्का सा फिर आपको सिर्फ बस एक बार फ्लैशबैक में याद दिला दूं कि उदयपुर में 10 जून को एक शख्स कन्हैया लाल जिसका नाम, उसके मोबाइल से फेसबुक पे एक चीज़ पोस्ट हो जाती है। और वो पोस्ट ऐसा था जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहा गया था, और उस पोस्ट से ऐसा लग रहा था कि कन्हैया लाल ने उसका सपोर्ट किया है। 2 लोग आते हैं, उसे बताते हैं तुम्हारे मोबाइल से पोस्ट हुआ। उसके बाद फिर वो पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर 11 जून को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कन्हैया लाल को कि आपने कुछ ऐसे पोस्ट किए जिससे धार्मिक भावनाएं जो हैं वो बिगड़ रही हैं, माहौल ख़राब हो सकता है। और कन्हैया लाल को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, वो ज़मानत से बाहर आ जाता है। इसके बाद उसे धमकियाँ मिलनी शुरू होती हैं। 15 तारीख को कन्हैया लाल फिर पुलिस को लगातार रिपोर्ट करता है, उसे धमकी मिल रही है। लेकिन 15 तारीख को पुलिस की मौजूदगी में कन्हैया लाल और जिन लोगों ने धमकी दी उन लोगों के बीच में समझौता हो जाता है, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर अचानक परसों यानी कि 28 जून की दोपहर 2:30 बजे 2 लोग कपड़ों का नाप देने के बहाने, जिसमें एक मोहम्मद इलियास अत्तारी और एक का नाम मोहम्मद गौस, ये पहुंचते हैं और फिर अचानक कन्हैया पर हमला कर देते हैं और बहुत ही बेरहमी से कन्हैया को मार डालते हैं। थोड़ी देर के बाद गौस और इलियासी दोनों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद पूरे मामले की जांच होती है। लेकिन जब उन दोनों को पकड़ा जाता है और उनके पास से जो फ़ोन मिलता है, उस फ़ोन से कुछ राज खुलते हैं। और उस राज के सामने आने के बाद ही कायदे से कत्ल राजस्थान में हुआ, उदयपुर में हुआ, राजस्थान पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन ये मामला सिर्फ आम कत्ल का नहीं था, बल्कि उस मोबाइल के ज़रिए ये पता चला कि ये कनेक्शन जो है सरहद पार से है। और ये मामला एक आम कत्ल का नहीं बल्कि टेररिज्म का है। और इसीलिए फिर टेररिज्म के केस को ख़ासतौर पर देखने के लिए बनाई गई एजेंसी यानी कि NIA, उसे दिल्ली से उस 4 लोगों की एक टीम वहाँ पहुँची और ये केस NIA को कहा गया कि आप जांच कीजिए, बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने। तो NIA वहाँ पहुँची। राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब राजस्थान के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं और NIA की शुरुआती जांच और पुलिस की जो शुरुआती पूछताछ, उन सारी चीज़ों के बाद कई चीज़ें सामने आई। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये इलियास या गौस जैसे लोग इतने जल्लाद कैसे हो जाते हैं, इनके जहन में इतना जहर कैसे भर जाता है, या इतने बड़े ये जालिम क्यों हो जाते हैं कि किसी शख्स को इस बेरहमी से मारे? आखिर ये सोच, ये जहर उनके जहन में कौन डालता है, कौन उन्हें तैयार करता है और क्यों करता है, और ये लोग कैसे तैयार हो जाते हैं? ठीक है, इलियास और गौस को मान लें कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन आप अगर इतिहास उठा के देखें हाल फिलहाल के टेररिज्म का, तो देखेंगे कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ग्रेजुएट, BSc,
तो पढ़े लिखे लोगों का भी ब्रेन वॉश इतनी आसानी से कैसे हो जाता है और कौन करता है? आज कोशिश करूंगा यही आपको पूरा समझाने की कहानी के जरिए और इन्हीं दोनों के जरिए। गौस और इलियास ये दोनों राजस्थान के रहने वाले, एक उदयपुर का, एक भीलवाड़ा के पास एक गांव है वहाँ का, और दोनों एक साधारण परिवार में जन्मे और उसके बाद एक साधारण जैसे उन लोगों की ज़िंदगी होती इनकी भी ज़िंदगी वैसी ही थी। 2012-13 तक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। इन लोगों ने मदरसे में पढ़ाई भी की, लेकिन फिर 14-15 में अचानक इनमें से एक गौस, ये बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं इस्लाम में जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए या मोहम्मद साहब के पैगाम के लिए काम करते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं, पूरी तरह से प्योर रिलीजियस, धार्मिक। लेकिन ऐसे कुछ संगठन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो इसी धार्मिक संगठन की आड़ में अपना जो बुरा मकसद है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन संगठनों के भी नाम आपको बताएंगे। और एक चीज़ और, आप जितने भी हाल के टेररिज्म से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं, इत्तफाक कहें अगर उसमें से कुछ को छोड़ दूं, कम से कम जिससे हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो हिजबुल हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, ये सारे वो हैं जो एक तरह से मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अफ़गानिस्तान में खैर तालिबान की सरकार है तो उसको अभी हटा दीजिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई है वो हम सब जानते हैं। लेकिन बाकी जितने लोग हैं, ख़ासतौर पर ये लश्कर, जैश, हिजबुल, इसके अलावा जो कई और नए संगठन हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? तो ये सारे जो संगठन हैं इनका एक मकसद होता है हिंदुस्तान में गड़बड़ी करना। अब हिंदुस्तान में गड़बड़ी कैसे करें? तो बड़ा आसान तरीका होता है, सबसे कहते हैं, वो होता है धर्म या मज़हब की अफीम। सामने वाले को उसका नशा कर दो और उससे दिखाओ फिर वही सारी चीज़ें, उसका ब्रेन वॉश करो और बताओ कि ये देखो इस्लाम के लिए है, ये जन्नत के लिए है, हूरों के लिए है, और फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो बड़ी आसानी से इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन हैरानी वहाँ होती है जो बेहद पढ़े लिखे होते हैं और वो भी इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो कहते हैं कि शायद वो ब्रेन वॉश करने का उनका तरीका ही ऐसा है। तो इलियास और गौस जैसे लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है? 2014 और 15 के बीच गौस जो था, इसे पता चलता है कि एक दावत इस्लामी नाम का संगठन है इस्लामिक, और इसकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान में है। और ये लोग ख़ासतौर पर जो पैगंबर साहब के जो ख्याल हैं उनको प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा ये लोग शरिया कानून और शरिया की तरह ज़िंदगी जीना, उसके लिए लेकर काम करते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्हीं चीज़ों की आड़ में फिर नफ़रत, वायलेंस और जान लेना, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो अफजल गुरु को फांसी हुई जिसको, तो अफजल गुरु का जब इंटरव्यू किया था तो ये सवाल था कि आखिर वो इस रास्ते पे क्यों आया, क्यों उसने टेररिज्म ज्वाइन किया। तब उसने बताया था कि शुरू में उसके साथ कुछ जुल्म हुआ, लेकिन फिर बाद में वो पाकिस्तान गया और उसने पूरी कहानी सुनाई कि वहाँ कैसे उसने ट्रेनिंग ली और जो ट्रेनिंग देने वाले और वहाँ के आका थे कैसे उसका ब्रेन वॉश किया था। तो उस ब्रेन वॉश का जो तरीका बताया वो ये था कि देखो तुम बुरा नहीं कर रहे हो, तुम अपने हक के लिए लड़ रहे हो, तो वो चीज़ें जिससे वो बहक सके वो सारा अच्छा, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो कैसे वो सामने वाले को अपनी तरफ खींचते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के साथ कभी ना कभी कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया ही जो है वो हथियार उठा ले और आतंकवादी बन जाए। वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ इनकी एक कमज़ोर कड़ी है, कभी इनके साथ जुल्म हुआ, इनके साथ बदमाशी हुई, या फिर उनको लालच देते हैं पैसों का, गरीब है तो आओ बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। जैसे कसाब को भी उसके घर वालों के पैसे का लालच दिया गया था। कसाब को कहा गया कि तुम तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, पर तुम्हारे घर वालों को हम इतने लाख रुपए देंगे, उनकी भी चिंता मत करो, गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे। तो अफजल गुरु को भी यही सारी चीज़ें सिखाई गई थी और अफजल गुरु ने कहा था कि बाकायदा मेरा ब्रेन वॉश किया, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं इन लोगों के साथ हो गया। यही फार्मूला वो हर एक के साथ अपनाते हैं। ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके मैं आपके सामने आज नाम रख रहा हूँ।
पहला जिसमें चूंकि अब सबसे लेटेस्ट नाम आ रहा है इलियास और गौस का, कि 2014-15 में जब गौस गया तो पहले उदयपुर से जोधपुर गया, जोधपुर से नेपाल गया और नेपाल के रास्ते वो कराची पहुंचा। कराची में करीब 45 दिन तक रहा और दावत इस्लामी नाम के संगठन के साथ जुड़ा रहा और इन 45 दिनों में वहाँ उसने सब कुछ सीखा। फिर वापस हिंदुस्तान आया। इसके बाद वो इधर सऊदी अरब भी गया। फिर उसके मोबाइल से पता चला कि करीब 8 से 10 ऐसे नंबर हैं कराची के जिनसे वो लगातार संपर्क में था और जिन नंबरों पे वो संपर्क में था उन सभी के ताल्लुक जो है वो दावत इस्लामी के साथ थे और वहीं से धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ। अब ये दावत इस्लामी है क्या और ऐसे लोगों के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन वॉश करते हैं? ये दावत इस्लामी एक कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी तरह से रिलीजियस, और जैसा मैंने कहा कि ये मोहम्मद साहब के पैगाम और शरिया कानून के तहत ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में लोगों को जागरूक करता है। 1981 में दावत इस्लामी का गठन हुआ था कराची में और इसके जो फाउंडर थे उसका नाम है मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी। अब ख़ास बात यह है कि ये लोग ख़ासतौर पर एक हरे रंग की टोपी पहनते हैं और दावत इस्लामी से जुड़े लोग अपने नाम के आगे, इसके चूँकि फाउंडर का नाम है बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी, तो वही नाम यूज़ करते हैं अत्तारी। जैसे इस मामले में जो आपने उदयपुर में देखा, मोहम्मद रियाज और गौस, ये दोनों अपने नाम के आगे अत्तारी लगाते हैं, तो इससे साबित हो जाता है कि ये इलियास के फॉलोवर हैं और ये दावत इस्लामी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दावत इस्लामी 1981 में इसका ये बना, 100 से ज़्यादा देशों में कहते हैं इसका नेटवर्क है और इसी तरह अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये अलग अलग देशों में जाते हैं, नेटवर्क में वहाँ से लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं और फिर उसी के ज़रिए कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करके उसके अंदर इस तरीके का जहर भरते हैं कि जैसे उसके बाद उस जहर का असर ये होता है कि उदयपुर जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो एक तो दावत इस्लामी है, एक तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक भी जो अल्लाह या उसके पैगंबर हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी ईश निंदा जिसे कहते हैं, अगर कि अल्लाह के आपने शान में कोई बुरी बात कही या कुछ ऐसी चीज़ें कही, तो ये फिर उसको बदला लेने के लिए ये संगठन जाना जाता है और इसका नाम है तहरीक लब्बैक। पाकिस्तान के पंजाब में इस जो पूरा इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर तहरीक लब्बैक का है पूरे इलाके में। अच्छा, इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है और कहते हैं कि ये पूरी जो तहरीक लब्बैक है इसको फंडिंग जो करता है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करता है और ये शरिया के हिसाब से हुकूमत चलाना चाहते हैं। जैसे आप अफ़गानिस्तान, आपको याद होगा तालिबान की जो लड़ाई थी वो यही थी कि हम शरिया कानून लगाएंगे और जो अभी तालिबान की सरकार है वही है, लेकिन शरिया के नाम पे उन्होंने जो जुल्म ढाए कि आप लड़कियां स्कूल में नहीं जाएंगी, फीमेल जो है वो डॉक्टर बन के मेल का इलाज नहीं कर सकती हैं, कॉलेज नहीं जा सकती हैं, यहाँ तक कि फीमेल जो है वो न्यूज़ एंकर नहीं बन सकती, स्टूडियो में एंकरिंग नहीं करेंगी। तो ये वो सारी चीज़ें, मतलब एक ग़ुलाम की तरह ये लोग फिर सारे उस चीज़ों को बनाते हैं और तहरीक लब्बैक वैसे ही है, उसी सोच का है जैसे तालिबान का। तो तहरीक तालिबान बल्कि तहरीक लब्बैक दावत इस्लामी हो गया। ISIS आपको पता है ये बहुत ही खूंखार नाम बगदादी का, और ये ISIS वही संगठन है जिसने सबसे पहली बार दुनिया को दिखाया कि किस मतलब दरिंदगी से कत्ल किया जा सकता है। अजब अजब तस्वीरें, अजीब अजीब, कैमरे पे गला काटने से लेके कैमरे पर गोली मारने, कैमरे पर किसी इंसान को पिंजरे में डालकर उस पिंजरे को स्विमिंग पूल में डुबा देना, पिंजरे में बांध कर चारों तरफ पेट्रोल डाल देना और उसके बाद आग लगा देना और जिंदा जलाकर मारना और ये सारी चीज़ों को शूट करना, ये सबसे विभत्स चीज़ें ISIS और बगदादी ने दिखाई दुनिया को, जिससे कलेजा कांप गया देखकर। तो ISIS का भी यही है कि इस्लामिक हुकूमत कायम हो, इस्लाम के हिसाब से सब कुछ चले, और उसी के नाम पे सारे ये बगदादी के लोगों ने ये सारे जुल्म ढाए पूरी दुनिया पर। वो तो शुक्र है कि अब बगदादी नहीं है। हालांकि ISIS भी निकला कहाँ से? तो ये निकला अलकायदा से, यानी इन सब का जो गुरु ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन से ही प्रभावित था बगदादी, लेकिन ओसामा फिर मारा गया और उसके बाद धीरे धीरे अलकायदा कमज़ोर हो गया। इधर इराक़ में बगदादी ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, फिर इराक़ से वो सीरिया तक पहुंच गया।
तो आईएसआईएस को जिसने जन्म दिया, कायदे से वो सोच अलकायदा की थी, और अलकायदा भी ऐसे ही लोगों को ब्रेन वॉश करता था, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, शरिया के नाम पर, जुल्म के नाम पर, और ख़ास तौर पर नौजवानों को गुमराह करता था। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, पार्लियामेंट अटैक में भी इसका हाथ था, और जैश ए मोहम्मद का भी काम है नौजवानों को गुमराह करना, खासतौर पर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश करना। पार्लियामेंट के अलावा पुलवामा अटैक आपको याद होगा, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो और जैश ए मोहम्मद की सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ये हमेशा भारत के खिलाफ ही आतंकी हमले के बारे में दिन रात सोचता रहता है, हमेशा। इसका बस एक ही मकसद होता है कि हिंदुस्तान में उथल पुथल मचाया जाए। तो ये खासतौर पर ऐसे कुछ संगठन हैं जो नौजवानों को, खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों को, इस कदर उनके जहन में जहर भरते हैं कि फिर उनके लिए कुछ भी करना ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। मतलब एक तरह से वो इंसान से जानवर बन जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हम आप देखते रहते हैं। लेकिन इलियास और गौस का क्या था? अब यहां पे कुछ सवाल पलट के भी आ रहे हैं कि एक शख्स 15 में जाता है पाकिस्तान, 45 दिन तक रहता है, वापस आता है। अब सवाल ये है कि उसके बाद अगले 7 साल तक वो इंतजार करता है कि मौका मिले और वो किसी टेलर को मारे, कन्हैया लाल को मारे। क्योंकि कई जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे भी ये पढ़ा कि ये एनआईए की थ्योरी गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इलियास या गौस की अगर हम बात करें तो 2015 के बाद तब तो उसे पता नहीं था कि एक उदयपुर में एक कन्हैया लाल नाम का एक टेलर होगा, जो एक कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट है जिस पे एक पॉलिटिशियन ने कुछ कहा और उसके बाद वो उसके मोबाइल से उसका सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें तो कहीं दूर दूर तक नहीं थी 7 साल पहले। तो फिर क्या? तो होता ये कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिनके ऊपर खर्च करते हैं ये आतंकवादी संगठन अलग अलग, एक तरह से फिर वो उनका प्रोडक्ट होता है। अब वो अगर कोई मुझ पर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है मुझसे वसूलेगा। किस शक्ल में वसूलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने पैसे वापस लेगा। कोई फ्री में किसी के ऊपर पैसे नहीं लगाता। तो पाकिस्तान में बुलाए, पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे, हथियार चलाना सिखाए, उसको रहने खाने का खर्चा का इंतज़ाम करे और फिर यूं ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही लोगों को कई बार स्लीपर सेल कहा जाता है। स्लीपर सेल वो यानी कि जो एक्टिव नहीं है, जो फील्ड में नहीं है, जो सामने नहीं आएंगे, उनको कहा जाता है ये ट्रेनिंग दे दी, अब तुम जाओ, तुम जाकर जिस शहर में, गांव में, कस्बे में, ज़िले में तुम अपना रहो, जैसे आम लोग ज़िंदगी बिताते हैं तुम भी वैसे ही बिताओ और बस रहो, कुछ मत करो। जब मौका मिलेगा हम तुम्हें याद करेंगे। लेकिन उनको बीच बीच में उनके अंदर का जो वहशीपन और जानवरपन है वो अलग अलग सोर्सेज से उनको वो जगाते रहते हैं कि कहीं ये बदल ना जाए, अच्छा इंसान ना बन जाए। तो कहते हैं कि यही चीज़ें इन दोनों के साथ थी, इलियास के साथ भी और गौस के साथ भी। इसको सब कुछ तो कर लिया, तैयार कर लिया, लेकिन कहा कि तुम जाओ आराम से अपनी ज़िंदगी गृहस्थी करो, नौकरी भी करो, शादी भी करो, बच्चे भी पैदा करो, जब मौका मिलेगा तब तुम्हें हम बताएंगे। और इत्तेफाक से जब मौका मिलता है तो फिर उन्हें मैसेज मिलता है। पिछले 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्हें लगा कि चलो एक ऐसा इंसिडेंट करो जिससे कि एक मैसेज जाए। ये हमेशा याद रखें कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि 1, 2, 4, 10, 20 लोगों को मारना, बल्कि इस मौत की पब्लिसिटी पूरी दुनिया में कोने कोने में करना। हर आतंकवादी संगठन और आतंकवादी जो लीडर है उसका यही मकसद होता है कि कहीं वो कोई इंसिडेंट करता है तो उसकी खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बने। अब जो काम अब तक आईएसआईएस या फिर तालिबान जैसे ही संगठन कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, गला काट रहे थे, वही चीज़ें कैमरे पर भारत के अंदर हो तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। कत्ल एक का होगा लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। क्यों? क्योंकि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस देश में, हमारे देश में ऐसा हो सकता है। इराक, सीरिया या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसी चीज़ें हमारे यहाँ हो सकती है, हम कभी इसको मानने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, आतंकवादी हमले होते हैं, बहुत बार हुए, क्योंकि पड़ोसी देश हमारा हमेशा ताक में लगा रहता है, लेकिन इस तरह की बर्बरता और इस तरीके से मौत कैमरे पर और फिर उसको सोशल मीडिया पर डालना, ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फिर एक देश को एक देश के तौर पर बदनाम करती हैं। और हमारा देश, चूँकि हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमेशा एक तरह से निशाने पर ही होता है। तो इन आतंकवादी संगठनों का मकसद यही होता है कि इस चीज़ की पब्लिसिटी करना, और मौका मिल गया
उसके बाद उन्होंने किया और हर एक ने दिखाया फिर कि आप पाकिस्तान के ही मैं बहुत सारे कुछ पढ़ रहा था जो वहाँ पे इसको रिपोर्ट की गई है, तो वहाँ इसको पूरा हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों के साथ जुल्म के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है क्योंकि वो उनको सूट करता है। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा था कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए। तो यही मौका मिलता है उन लोगों को हमें नीचे झुकाने का, और इसीलिए ऐसी आतंकवादी हम जब भी वारदात होती है तो मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपने 2 4 10 20 100 लोगों की जान ली, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे देश को बदनाम करना, ये उससे बड़ा मकसद होता है। और दूसरा दहशत फैलाना, और तीसरा 2 समुदायों के बीच नफरत की खाई को बढ़ाना। और आम तौर पर इसमें आतंकवादी संगठन कामयाब हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि ऐसी चीज़ों को हमें बहुत ही होशियारी से टैकल करना, अपना आपा नहीं खोना, और जितना भी हो सके इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करना। कम करने का मेरा मतलब ये है कि र्यूमर की तरह नहीं फैलाना। जैसे बहुत सारे लोगों ने, हालांकि मैं अभी आखिर में बताऊंगा, अभी कल कुछ मेल आए थे उसमें ये था, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे, कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद जो टीवी पे डिबेट शोज आते हैं और जिस तरीके से उसमें सारे गेस्ट होते हैं, बैठते हैं, एंकर हैं, बोलते हैं, तो क्या ये इन चीज़ों को और बढ़ावा नहीं देते? क्या नफरत को बढ़ावा नहीं देते? मैं एग्री करता हूँ, कई बार ये चीज़ें होती हैं और उकसाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक न्यूज़ चैनल की भी ये जिम्मेदारी है कि किस स्टोरी को कब कैसे किस हिसाब से दिखाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे गेस्ट होने चाहिए, उन गेस्ट का रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वरना हल्की सी भी चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जितने संगठन थे, किस तरीके से इस सोच को ये जहरीला बनाते हैं, इनका काम ही है क्योंकि उनको सूट करता है। तो शायद उसी के ये सारे शिकार, ये सिर्फ इलियास और गौस नहीं, ना मालूम और भी ऐसे कितने लोग छुपे होंगे अभी इस देश में जो हमारे सामने उनका चेहरा नाम नहीं आया। लेकिन यहाँ पे काम हमारी एजेंसियों का भी है, ख़ासतौर पर जितनी भी एजेंसियाँ हैं, कैसे लोगों को चिन्हित करें, ढूंढें, पहचानें, और ऐसी वारदात हो उससे पहले पकड़ें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो आज इसमें तो फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हाँ एक चीज़ और कहूँगा आपको कि जैसे आप क्राइम तक की कहानियाँ सुनते हैं, तो क्राइम तक का जो वेबसाइट है crimetak.in, उस पर आप तमाम तरह की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, और आप लोगों की वजह से क्राइम तक वेबसाइट काफ़ी लोग अब पढ़ भी रहे हैं। आज मुझे सुनील कुमार मौर्य जो पूरा वेबसाइट देखते हैं, उन्होंने बताया कि करीब 28 दिन में 1 करोड़ लोगों ने क्राइम तक वेबसाइट पे सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, सारी स्टोरीज़ क्राइम की पढ़ी हैं। तो आप लोगों का प्यार है। तो जिस तरीके से आप कहानियों को इस तरह से प्यार देते हैं, आप क्राइम तक वेबसाइट को भी वैसे ही प्यार दें। crimetak.in पर जाकर आप इस वेबसाइट पे क्राइम की तमाम तरह की खबरें पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट, इवन ये उदयपुर के भी हर एक एंगल। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें या कई वीडियो हम लोग इस यूट्यूब पे आपको नहीं दिखा सकते, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं उसके, बहुत सारी चीज़ें जो कहने पे भी रोक है। तो लेकिन वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल जो भी है वो सारी चीज़ें आपको, जो स्टोरीज मतलब हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप क्राइम तक वेबसाइट पे भी ज़रूर जाएं, पढ़ें, पढ़ने का शौक़ भी होना चाहिए। तो crimetak.in www.crimetak.in पे जाकर पढ़ें और फिर अपनी राय भी दीजिए, बताइए भी। और आज हमारे ऑफिस में अप्रेज़ल भी हुआ जो साल में होता है, तो पूरी टीम का भी अप्रेज़ल हुआ। हर अप्रेज़ल में यही होता है कि कहीं खुशी कहीं गम वाला भी माहौल होता है। कोई खुश होता है, कोई उदास होता है, कोई गम होता है, कोई थोड़ा सा कम उदास होता है, कोई कुछ ज़्यादा खुश होता है। अब सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते, आप न सारे को खुश रख सकते हैं और न सारे को उदास कर सकते हैं। तो वही है। हालांकि मेरे पीछे खड़े हुए कैमरामैन विनोद शिकारपुरी आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनका बहुत बढ़िया अप्रेज़ल हुआ है। दीपक भी आज बहुत खुश है वैसे। तो अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज परेश नाथ दुबे, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे परेश नाथ साहब। और अभिषेक दुबे जी ने भेजा है, ये उनके फादर हैं परेश नाथ दुबे जी। इसके अलावा मोनिका राठौर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका जी। और मनीष चौधरी जी की बहन उन्होंने भेजा है। कुलसुम अंसारी, इनका भी बर्थडे है आज। और फुजैल अंसारी जी की सिस्टर नहीं है, तो हैप्पी बर्थडे कुलसुम। साथ ही मंजर आलम का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंजर। और हाफिज़ करीम नूरी पुणे से, उन्होंने भेजा है। मोहम्मद अदनान हुसैन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अदनान। और सद्दाम हुसैन ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही जेसी मेगा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जेसी। और बल्कि 29 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और
अरुणाचल प्रदेश से हैं ये, और तेशी मिमी ने भेजा है। साथ ही चौधरी आसिफ लाहौर से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे चौधरी आसिफ। साथ ही मरनूर कौर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मरनूर। और हरबंस सिंह जी ने भेजा है लुधियाना से। इसके अलावा ज़ारा हबीब का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज़ारा। और मोहम्मद जमीलुद्दीन उन्होंने भेजा है, और साथ ही ज़ुयान और ज़ुहान। इसके अलावा विराट सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विराट सिंह जी। और निरुपमा सिंह जी ने भेजा है, उनके पति शौहर यानी हस्बैंड हैं। तो आप तमाम लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा अभय पवार है यूएसए से, थैंक यू सो मच। अनिल राव, सोनू शाह और रहमान तोलागी। साथ में अभिषेक पाठक, ये थैंक यू सो मच अभिषेक जी आपके इस मेल के लिए। मीता भट्टाचार्य जी, थैंक यू सो मच मीता जी, आपकी बातें हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद जैसी होती हैं। शुभम कुमार, इन्होंने ये कहा था कि क्या टीवी डिबेट जो है वो जिम्मेदार नहीं है ऐसे नफरत भरे माहौल को भड़काने में। तो शुभम साहब, मैंने इसका जवाब दिया कि बिल्कुल जिस तरीके से टीवी पे डिबेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं हो रहे। जतिन सवानी जी हैं गुजरात से। इसके अलावा जवाहर चौबे जी हैं, थैंक यू सो मच। राज ठाकुर हैं। इसके अलावा अख्तर शकील हैं, बल्कि शाकरी हैं, सॉरी। और इन्होंने कहा कि आप पूरे इस्लाम की कहानी सुनाइए, कैसे क्या कुछ जन्म हुआ। सुना तो दूं अख्तर साहब, लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि फिर कई बार कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। उमेश दादीवाड़ा हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सुनील जाबरास हैं। इसके अलावा कार्तिक मेहता जी ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। मनीष चौधरी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। शिवाय ने भी की है। इसके अलावा रॉकी मुडाल हैं। रॉकी मुडाल का कहना है कि एक सवाल है कि एक ही समुदाय, मतलब इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मुसलमानों को लेकर सामने कि लोग इतने मतलब वैसी इस तरीके से क्राइम करना क्यों हो जाते हैं, और इनके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है। और फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिम में, वो इनको बढ़ावा क्यों देते हैं। तो रॉकी साहब, आपने कहा था तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने पहली चीज़ जो कही वो गलत नहीं है। अगर हाल के वक्त में, मैंने शायद शुरू में भी जिक्र किया, आप जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोचे, जितने भी, वो सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं। चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, अलकायदा हो, ISIS हो, इवन उधर चले जाइए तो बोको हराम हो, तालिबान हो, तहरीक तालिबान हो, और ना मालूम कितने हैं। तो ये एक अफसोस की बात है कि वाकई इन सभी का ताल्लुक कहीं ना कहीं मुस्लिम से है, पहली चीज़। दूसरी, हिम्मत कहाँ से आती है। मैंने इसका जवाब आपको दिया कि जिस तरीके से धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे सबसे आसान तरीका होता है ब्रेन वॉश करना। तो जब कसाब जैसे अनपढ़ लोगों को, या फिर इन्हीं दोनों को आप उठा लीजिए, अभी इलियास और गौस, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने पता किया था कि थोड़ा इनका डिटेल और मिला, अभी मिला नहीं है, बट फिर भी जितनी मेरी जानकारी है बहुत पढ़े लिखे नहीं है। तो कई बार जो चीज़ आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, फिर आपको कोई भी आसानी से गुमराह कर सकता है। लेकिन फिर मैं दूसरा भी कह रहा हूँ कि चलो, जो पढ़े लिखे हैं बहुत सारे ऐसे तो है नहीं, स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, वो भी कई सारे ऐसे मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हैं, उनके साथ उनका नाम आया, तो वो ज़्यादा चौंकाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप रिलीजन के नाम पर आप ब्रेन वॉश करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक तस्वीर देखी मैंने, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो तस्वीर ने बड़ी अपील की। एक तालिबानी, AK-47 उनके पास होता है। जब ये तख्ता पलट हो रहा था काबुल में, तो वो एक सारे लूटपाट भी कर रहे थे, तो एक किताब की दुकान में घुस गया वो। अब किताब की दुकान में जाने के बाद उसने किताब उठाई। अब किताब आप एक हाथ से तो पढ़ नहीं सकते, खोल के आपको देखना पड़ेगा दोनों हाथ। अब लेकिन उसके एक हाथ में AK-47 था। उसने उस AK-47 को यहाँ पे रख लिया, पेट के पास खड़ा करके। तो एक तरह से उसने अपने शरीर से उस AK-47 को नीचे ज़मीन पर रखकर खड़ा कर लिया। अब उसने AK-47 को तो अपने बॉडी से लगा के खड़ा कर लिया, दोनों हाथ खाली। अब वो किताब पढ़ रहा है। उसी वक्त किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली। उसके बाद उसके साथ, उस तस्वीर के साथ वो लाइनें छपी, वो ये थी कि जब आप किताब उठाएंगे तो बंदूक तो रखना पड़ेगा। इस लाइन में बहुत गहरा मैसेज है कि वाकई अगर आपको पूरे धर्म, आपके मज़हब की पूरी जानकारी है, आप पढ़ते हैं, तो शायद फिर आप
किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। शायद फिर आपको ये पता चल जाएगा। चलो, तो अगर आप वो किताब पढ़ेंगे, इस्लाम को जानेंगे, तो शायद आपको मतलब पता चल जाएगा कि जिहाद और आतंकवाद में क्या फ़र्क है, जान लेने में और जान देने में क्या फ़र्क है, मोहब्बत और नफ़रत में क्या फ़र्क है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दूसरों के कहने पर आएंगे, तो हमेशा आपको अपने हिसाब से चलाएगा, अपने फ़ायदे के लिए चलाएगा, और यहीं पे मार खा जाते हैं। इसके अलावा प्रदीप पालीवाल जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अभय सिंह जी हैं और इंडियन नेवी में हैं, इनका एक वीडियो मैसेज भी इन्होंने भेजा था इसी सारी चीज़ और हमारे उस पर बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज लिखा, मैं आपको जवाब भी दूंगा अभय सिंह जी। साथ ही अचल जैन है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। कृष्ण अवतार हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा शनीला अली हैं, ये पाकिस्तान से हैं, तो थैंक यू सो मच, और आपने जो स्टोरी की फरमाइश की वो भी ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा अंकित दुबे हैं, वरुण शर्मा हैं, मैंने आपको वरुण जी रिप्लाई भी किया मेल पर जो आपने पूछा। इसके अलावा दिनेश अहीर राव हैं, थैंक यू सो मच आपका भी। मनीष वर्मा जी हैं, थैंक यू सो मच, और नंदिनी पाटिल जी हैं। इसके अलावा आकाश सिंह हैं, थैंक यू आपका भी। अरशद बाबू हैं, साथ ही अमीश पांड्या जी हैं, विक्रांत यादव है रेवाड़ी से, और मोहम्मद मारूफ रजा है, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के लिए, मेल के लिए भी और जो कुछ आपने लिखा उसके लिए भी। दूसरी बात और जो भी कल उदयपुर पे मैंने सुना ही सब कुछ, उसके बाद मैंने बहुत सारे, दीपक ने भी बताया, मैंने देखा, तो हौसला बढ़ाने के लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो जैसे हुआ और जो कुछ मेरी जानकारी में है क्रॉस चेक करने के बाद आप तक रखूँ। हालांकि कई बार फैक्ट्स गलत भी हो जाते हैं क्योंकि मुझे पीछे से ही गलत जानकारी मिल जाती है, तो गलतियां इंसानी से होती है, और मुझे जब लगता है कि मैंने कोई गलती की तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, बिल्कुल झिझकता नहीं हूँ। बट कोशिश यही होती है कि जो जैसा जैसे है वैसे आप तक पहुँचाऊँ। तो आज की कहानी के लिए मैं बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।